बर्फ की चोटियों का पिघलना, मौसम की असामान्य घटनाएं, वनों का लुप्त होना और प्रजातियों का खत्म होना, ऐसी घटनाएं रोजमर्रा की खबरें बन रही हैं। इन्हें एक ही परिदृश्य में देखा जा सकता है, जो है जलवायु परिवर्तन। यदि आप इसे एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जलवायु परिवर्तन निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है, जिससे हमारे ग्रह का वातावरण भी बदल रहा है। कभी ऐसा भी समय रहा है जब पृथ्वी का वातावरण आज की अपेक्षा अधिक गर्म रहा है और आज की अपेक्षा काफी ठंडा भी रहा है, जैसा कि हिमयुग। यदि ये एक प्राकृतिक घटना है तो जलवायु परिवर्तन में अंतर क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला, तापमान में वृद्धि, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो रही है। दूसरा, वैज्ञानिक मानते हैं कि मानवीय गतिविधियां जलवायु में परिवर्तन की वजह बन रही है। जीवाश्म ईंधनों का जलना, वनों की कटाई और भूमि के उपयोग में बदलावों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नाटकीय रूप से बढ़ रही है। सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से तापमान कैसे बढ़ता है। ऐसा ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से होता है। चलिए देखें ये कैसे होता है। जब सूर्य की सौर ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषित होती है। रात में जब पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो कुछ गर्मी इससे बाहर निकलती है और कुछ वायुमंडल में गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये धरती को ग्रीन हाउस की तरह गर्म रखती है। यही गर्मी जीवन को बनाए रखने और पृथ्वी को रहने योग्य बनाने के लिए जरूरी है। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी इन ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ रहा है, इसलिए वातावरण में ज्यादा गर्मी अटक कर रुक रही है, जिससे तापमान और बढ़ रहा है। आजकल सभी जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन क्या इस परिवर्तन को वास्तविक रूप में मापना संभव है? वैज्ञानिक जलवायु मानकों को मानचित्र करने और मापने के लिए परिष्कृत उपकरणों और उपग्रहों का उपयोग करते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हमारे ग्रह की सतह का तापमान औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये परिवर्तन दिखने में मामूली लगता है, लेकिन पृथ्वी पर तापमान बहुत धीरे बदलता है। इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि हिमयुग का अंत अब पड़ने वाली ठंड से 5 से 9 डिग्री ज्यादा पड़ने पर ही हो गया था। महासागर भी ज्यादा गर्मी अवशोषित नहीं कर पाते। उनकी अम्लता में भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने से 30% की वृद्धि होती है। इसका प्रभाव समुद्री जीवन नष्ट कर रहा है, जैसे कि मूंगा चट्टानों को। और अगर यही प्रवृत्ति रही तो 2050 तक ग्रेट बैरियर रीफ का केवल 5% जलीय जीवन ही बच पाएगा। पिछली शताब्दी में समुद्र का स्तर लगभग 1 से 20 सेंटीमीटर बढ़ गया। पिछले 2 दशकों में यह दर पिछली शताब्दी की तुलना में लगभग दोगुनी है और इससे तटीय जीव आवासों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। बर्फ की परतें पिघल रही हैं और हिमनद अपनी जगह से पीछे हट रहे हैं। 2002 और 2005 के बीच अंटार्कटिका की बर्फ 150 घन सेंटीमीटर से भी अधिक सिकुड़ गई है। आइए इन 1-2 घटनाओं को विस्तार से समझते हैं। देखते हैं कि ये घटनाएं और हमारे जीवन के तरीके हमारी दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। चलिए ग्लेशियरों को और विस्तार से देखते हैं। हिमालय 50,000 से अधिक ग्लेशियरों का घर है। ध्रुवीय क्षेत्रों से परे ये ग्लेशियर दुनिया के सबसे विशाल बर्फ के पहाड़ हैं। उन्हें अक्सर एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप की नदियों के लिए पानी का स्रोत है। क्या ग्लेशियर वास्तव में पिघल रहे हैं? इन क्षेत्रों में पहुंचना दुर्गम है, इसलिए आंकड़ों को समझने का सबसे आसान तरीका है उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरें। और 1980 के दशक से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इन क्षेत्रों की मैपिंग कर रहा है। इसरो के 2190 ग्लेशियरों के आंकड़े से पता चलता है कि बर्फ से ढके क्षेत्रों में लगभग 76% ग्लेशियरों की बर्फ कम हुई है। इसका मतलब है कि इन ग्लेशियरों पर जितनी बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ज्यादा पिघल रही है। ग्लेशियरों के पिघलने या पीछे हटने से ग्लेशियरों की झीलों की संख्या बढ़ सकती है और मौजूदा झीलों का आकार भी बढ़ सकता है।
इससे विनाशकारी बाढ़ का खतरा पैदा हो रहा है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ग्लेशियर पर बनी झीलों की सटीक और समय पर मानचित्रण और निगरानी जरूरी है। इसलिए इसरो इस इलाके की सभी बड़ी झीलों और जल निकायों की निगरानी कर रहा है। इस निगरानी से संकेत मिलता है कि 218 झीलों के पानी में वृद्धि हुई है, जबकि 35 जल निकाय सिकुड़े हैं और बाकियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ये आंकड़े हर साल बदलते हैं, लेकिन ये साफ हो गया है कि परिवर्तन हो रहा है। See, the glaciers are receding across the world, not from today, from since many centuries, I will say. Scientists believe that the global warming might have some impact on the receding of the glaciers, although this relation is not established one-to-one. क्या ऐसे अन्य तरीके हैं जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग को माप सकते हैं? क्या तापमान वृद्धि दिखाने के लिए वास्तविक डेटा है? इसके लिए हम IIT बॉम्बे चलते हैं और देखते हैं कि भारत में 60 वर्षों के दौरान तापमान में वृद्धि को कैसे दर्ज किया गया। ये अध्ययन IIT बॉम्बे और दिल्ली व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इरविन, लॉस एंजलिस और बोइस स्टेट यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया गया था। शोध में 1960 से 2009 के बीच तापमान का अध्ययन भारत मौसम विज्ञान विभाग के 395 मौसम विज्ञान केंद्रों द्वारा किया गया था। आंकड़ों से पता चलता है कि 4 साल 1972, 1988, 1998 और 2003 में भारत में औसतन 10 से अधिक दिनों तक लू चलती रही। शोधकर्ताओं के नतीजों से पता चलता है कि भविष्य में जलवायु की गर्मी से होने वाली मौतों में काफी वृद्धि होगी, विशेषकर भारत जैसे निम्न अक्षांश वाले विकासशील देशों में, जहां लू चलने की बारंबारिता में बढ़ोतरी होगी। जलवायु परिवर्तन के नुकसान को देखने के लिए किसी वैज्ञानिक उपकरण की जरूरत नहीं है, ये इन तस्वीरों में दिख रहा है। विज्ञान और सिद्धांत के अलावा जलवायु परिवर्तन जीवन को वास्तविक तरीकों से प्रभावित कर सकता है। ये उत्तराखंड के खुशीराम डबराल जैसे किसानों की आजीविका को प्रभावित कर सकता है, जो अन्य लोगों की तरह सेब उगाते थे। लेकिन तापमान में बदलाव होने से आज सेब अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में लगते हैं। पहले हमारे सेब का बगीचा था यहाँ पे, और बर्फ भी यहाँ खूब गिरती थी और सेब भी अच्छा होता था। लेकिन कुछ सालों से ऐसा हुआ कि न तो यहाँ बर्फ गिर रही है तो बहुत कम गिर रही है, और बारिश भी टाइम से नहीं होती है। कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा धूप होती है, कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती, मतलब सर्दी हो जाती है, बारिश भी ज़्यादा हो जाती है। और इसलिए खुशीराम अब आड़ू लगा रहा है। अन्य किसान कम ऊंचाई और सामान्य तापमान में बढ़ने वाले सेब की एक नई किस्म लगा रहे हैं। ये किसान अपने लिए समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन कई अन्य किसान हैं जिनमें से ज्यादातर हमारे देश के गरीब किसान हैं, जो वास्तव में जलवायु में होने वाले बदलावों से प्रभावित हैं। The irony of it is that the poorest in the world, the people who are least responsible for the emissions in the atmosphere, are the worst impacted today. It's our farmers today who are suffering the worst impacts of the beginnings of climate change. तो इसका मुकाबला कैसे करें? इसका एकमात्र तरीका है सभी राष्ट्र एक बेहतर सुसंगत मिशन योजना, यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और एक बेहतर दुनिया के लिए साथ खड़े हों। 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतरी सरकार पैनल की स्थापना के बाद से इसे हासिल करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। पहली बड़ी सफलता 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल था। कई अन्य कम सहमति वाली बैठकें भी हुई। दिसंबर 2015 में पेरिस में एक ऐतिहासिक समझौता किया गया था। इस वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान को इस शताब्दी में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का था।
नवंबर 2017 तक 195 यूएनएफसीसी के सदस्य देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 170 इस लक्ष्य की पार्टी बन गए हैं। I would argue that each country today needs to do as much as it can to reduce emissions, but at all times at the global level we must insist on the principle of equitable distribution of the global commons, because the right to development and the right to economic growth cannot become so iniquitous. तो इस समझौते में अलग क्या था? पूर्व में हुए सम्मेलनों के विपरीत इस समझौते ने प्रत्येक देश को अपना लक्ष्य निर्धारित करने, जैसे कि वनों की कटाई रोकने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का समाधान खोजने के लिए कार्बन उत्सर्जन को सीमित और धीमा करने पर जोर दिया। ये ऐतिहासिक था। इससे परिदृश्य बदल गया। आपको हर किसी से सहमत होने की जरूरत नहीं थी। आप अपना योगदान निर्धारित कीजिए और उसे पूरा करने में जुट जाइए। उम्मीद है कि इससे वास्तविक और बड़ा परिवर्तन होगा। भारत ने पेरिस समझौते पर अमल किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद चौथे सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश हैं। समझौते से पहले ही भारत उत्सर्जन कम करने के तरीके पर काम कर रहा था। 2008 में जब NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज अस्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए दूरगामी विकास करना था। इस योजना के तहत 8 मिशन हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। Out of 8 missions, 4 were on the mitigation, 3 on adaptation, and 1 was on knowledge mission. All these 8 put together addresses India's priority and concern for climate change action. ये सभी विचार प्रेरणादायक लगते हैं, लेकिन क्या ये काम करेंगे? ब्रेक के बाद हम जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारत में जमीनी स्तर पर व्यवहारिक समाधानों की तलाश करेंगे। जलवायु परिवर्तन की हमारी इस पड़ताल में हम जमीनी स्तर पर की गई पहल को जानने के लिए भारत की यात्रा पर हैं। ये पहल देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करेगी। अब जलवायु परिवर्तन के बड़े कारकों में से एक जीवाश्म ईंधन का जलना और इसलिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का निर्माण और उनका उपयोग एक बड़ा बदलाव ला सकता है और भारत की जलवायु साफ करने में सौर ऊर्जा बड़ी भूमिका निभाएगी। लेकिन सौर ऊर्जा को अधिक प्रचलन में लाकर कोयले के मुकाबले इसकी लागत कम करने की जरूरत है। हम राजस्थान चलते हैं और देखते हैं कि वास्तव में ये कैसे काम कर सकती है। इस राज्य में सौर ऊर्जा पैदा करने की काफी क्षमता है और ऐसा सौर विकिरण डेटा की वजह से है, जो सौर ऊर्जा की मात्रा है जिसे तापीय या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत के अधिकांश हिस्सों में सौर विकिरण विशाल मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन राजस्थान अपने रेगिस्तान और विशाल शुष्क भूमि की वजह से बड़ी सौर परियोजनाओं के लिए आदर्श स्थान है। One reason, of course, is that they have the maximum sun availability because of the climate, the dry climate in the state. Another reason is that they have enough land, huge land, which cannot be used otherwise, which is full of sand dunes. So if I see the potential in Rajasthan, it is something to the tune of around 140 gigawatts. So out of that 750 gigawatt, 140 gigawatt potential is in Rajasthan. अब उचित मूल्य और सुलभ सौर प्रौद्योगिकियों के विकास, फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय दोनों वास्तविकता में व्यावहारिक विकल्प बनने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि फोटोवोल्टाइक सेल कैसे काम करता है। जब सौर सेल के द्वारा सूर्य की रोशनी अवशोषित होती है तो ये सेल में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को बढ़ाती है।
इसकी वजह से वे अपने अणुओं से टूटकर दूर हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सौर सेल में एक कंडक्टर में प्रवाह करते हैं और प्रत्यक्ष करंट बनाते हैं। अब ये तकनीक गांवों और रेलवे स्टेशनों को ऊर्जा उपलब्ध करवाकर आसानी से मदद कर सकती है। भूमि सिंचाई से किसानों की मदद हो जाती है और दुनिया के तेजी से बढ़ रहे कार्बन उत्सर्जन को नहीं बढ़ाती। चलिए अब ऊर्जा से दूसरी समस्या की ओर चलते हैं, जो हमारे विस्तार लेते शहरों में एक बड़ी समस्या है। ये है हमारे देश द्वारा भारी मात्रा में उत्पन्न अपशिष्ट। इस समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष रूप से हम महाराष्ट्र में पुणे शहर की यात्रा करते हैं। किसी भी बड़े शहर की तरह पुणे भी भारी मात्रा में अपशिष्ट पैदा करता है, रोजाना लगभग 1600 से 1700 टन। इस कचरे का अधिकांश हिस्सा देवची उरुली लैंडफिल साइट में डाला जाता है, जो शहर के बाहर स्थित है। अब अपशिष्ट के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जैविक अपशिष्ट को उपयोगी बनाया जा सकता है। यदि यह अपशिष्ट एक विशेष दक्षता के साथ जला दिया जाए तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर एक टरबाइन का उपयोग करके इसे विद्युतीय ऊर्जा में बदला जा सकता है। कचरे से एक अन्य ऊर्जा संसाधन भी मिलता है, वो है मीथेन गैस, जो अपशिष्ट क्षय से पैदा होती है। इस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसलिए लैंडफिल पर बोझ बढ़ाने की बजाय पुणे शहर ने बायो एनर्जी संयंत्र लगाने का फैसला किया, जो अपशिष्ट को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तित कर देंगे। अभी शहर में ऐसे 25 संयंत्र हैं। इन संयंत्रों में उत्पन्न बिजली का उपयोग पुणे की सड़कों को रोशन करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ एक विशेष जैव सीएनजी संयंत्र भी है, जो शहर से जैविक अपशिष्ट से ग्रीन ऑटोमोबाइल ईंधन पैदा करता है। ये शहर बसों का एक ऐसा बेड़ा लॉन्च करने के लिए तैयार है जो जैव ईंधन से चलेंगी। ऐसे नवाचार कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं और कचरे का रचनात्मक उपयोग करके शहरों को बेहतरीन बनाने में मदद करते हैं। हम अपने शहरों की स्थायी वास्तुकला का पता लगाएंगे और किसानों को जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का तरीका बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। हम ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे भारत कार्बन उत्सर्जन कम कर सकता है। एक तरीका है शहरों को हरित बनाकर, और इसके कई पहलू हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, स्थायी सार्वजनिक परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण। लेकिन आज हमें ऐसे तरीकों की जरूरत है जिनसे हम अपने शहरों को ऐसा बनाएं जहां इमारतों को अधिक ऊर्जा कुशल और हरा भरा बनाने के लिए उचित निर्माण सामग्री और डिजाइन तकनीकों का उपयोग किया जाए। ये कैसे काम करता है, ये देखने के लिए हम हरियाणा के टेरी संस्थान में उन प्रौद्योगिकियों को देखने जाते हैं जो इसे अधिक स्थायी बनाते हैं। So let me show you what makes this building green. First of all, we are not dependent on the city for water and electricity. All the windows in this building face either north or south. This ensures that ample sunlight comes in during the winters but does not come during the summer. इसे पैसिव सौर वास्तुकला के रूप में जाना जाता है और ये ऊर्जा की जरूरतों को कम करने में मदद करता है। Moreover, all the walls and the roof of this building are insulated, which ensures that additional radiation is cut off. इस तरह के इंसुलेशन इमारत में गर्मी के प्रवाह को रोकते हैं, तो इससे सर्दी में सर्दी कम और गर्मियों में गर्मी अधिशेष कम हो जाता है। इस वजह से इमारत में ऊर्जा की आवश्यकताएं भी कम हो जाती है। बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए इमारत की छत पर कई सौर पैनल लगाए गए हैं, जो काफी मात्रा में बिजली उत्पन्न करते हैं। इसके साथ साथ गैसीफायर भी हैं, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं। I am sitting at the entrance of the Earth Air Tunnel. 4 meters below the ground, the temperature remains constant, whether it is summer or winter. We take the air from the outside through this tunnel, then we pump it into the rooms to provide natural air conditioning.
This is the root zone treatment system of the project. This is where all the sewage waste gets treated. The treated water is then reused for gardening. इस संस्थान को देखकर पता चलता है कि सही विचार और योजना के साथ स्थायी और ऊर्जा कुशल संरचनाएं हमारे शहरों के लिए बेहद व्यवहारिक हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा किसान प्रभावित होता है। UNPCC के अनुसार खाद्य उत्पादन लगभग 25% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। क्यों? हैरान हो गए ना? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी कृषि गतिविधियों में नाइट्रोजन उर्वरक, सिंथेटिक वनस्पति नाशक और कीटनाशक, जीवाश्म ईंधन की खपत और ढुलाई के लिए परिवहन का उपयोग शामिल है। यही कारण है कि जैविक खेती जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैविक खेती पारंपरिक खेती के मुकाबले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में लगभग 60% तक बेहतरीन साबित हुई है। यही कारण है कि भारत में सिक्किम जैसे कई राज्य अब 100% जैविक खेती करते हैं। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, कई राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। अब हम उत्तराखंड राज्य के एक गांव में जा रहे हैं ताकि खेती के अभिनव और स्थायी तरीके तलाश सकें जो कि किसान पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ एक नवाचार नेट और पॉलीथिन से बने पॉली हाउस के उपयोग के रूप में काम कर रहा है। ये फसलों को सीधी पड़ने वाली सूर्य की रोशनी और जलवायु परिवर्तन से बचाते हैं, जिससे तापमान नियंत्रण में रहता है और जिससे मौसमी सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना संभव है। इससे मतलब सुरक्षा है, सब चीज़ की सुरक्षा है। मक्खियाँ नहीं आती और जंगली जानवर नहीं आते और सब्जियाँ ज़्यादा उगती है, ज़्यादा मात्रा में उगती है इसके अंदर, इसलिए पॉली हाउस का निर्माण किया है। मिट्टी की उर्वरता की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को खो देती है और इसलिए यहाँ किसानों ने गड्ढे में तैयार होने वाली खाद का उपयोग शुरू कर दिया है। ये मिट्टी की उर्वरता की रक्षा और कीटों के प्रकोप को कम करती है। हम लोग बाहर की खाद वगैरह कम डालते हैं। गांव की जैसे कंपोस्ट भी कंपोस्ट ही डालते हैं अपने खेतों में। अपनी गाय भैंस पाल रखी है हमने, किसी की ज़्यादा होगी तो बाहर भी बेचते हैं। उससे हमारा मतलब आय भी बढ़ती है महिलाओं की। अन्य सुरक्षित कीट प्रबंधन तकनीकों को भी काम में लाया गया है। उदाहरण के लिए इस खाद से एक स्प्रे बनाया जाता है। जब प्याज के पौधे पर इसका छिड़काव किया जाता है तो मिट्टी, पानी या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना यह कीड़ों को दूर रखता है। खेतों के पास कीटों को फंसाने के हल्के जाल लगाए जाते हैं, जिसमें सफेद कीट और बीटल जैसे कीड़े फंस जाते हैं। ये कीड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। टिकाऊ कृषि के उपायों से पर्यावरण की रक्षा करने वाली प्रथाओं का निर्माण हो रहा है। ये हमारे समुदायों के लिए अच्छी और लाभदायक है। ये जमीनी स्तर पर की गई कुछ पहल है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ये दिखाने के लिए कि परिवर्तन हो रहा है। अभी व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी कुछ करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह पर विकास की सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए हम सभी की भागीदारी जरूरी है, जिससे इस दुनिया को और भी खुशहाल बनाया जा सके।